हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का मैं अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हम डेली इन सेशंस में कनेक्ट होते हैं, अपने पूरे रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्यों ना पूछा जाता हो, जैसे कि आपका एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवेज के एग्जाम हो गए, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, आपके कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, रेलवेज के एग्जाम हो गए, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए, पुलिस के एग्जाम्स हो गए, इवन यहाँ तक आपके टीचिंग्स के एग्जाम्स हो गए, जहां पर भी आप सभी के सामने रीजनिंग पढ़ाई जाती है, रीजनिंग का सिलेबस पूछा जाता है, उस पूरे रीजनिंग के सिलेबस को हम इन सेशंस में कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरीके से पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत ही सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही सिस्टमैटिक वे से, वन बाय वन करके, एकदम बिल्कुल डाउन लेवल से उस टॉपिक को ऊपर तक के लेवल तक में लेके जाया गया है। और उसी तरीके से हमने पूरे कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग को, अपने क्रिटिकल रीजनिंग को और अपने एनालिटिकल रीजनिंग को, जहां पर हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं को भी हम वन बाय वन करके कुछ टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। इसी तरीके से आपका एक नॉन वर्बल सीरीज के भी क्वेश्चंस बचेंगे, तो उनको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट से बहुत ही आराम से शिद्दत के साथ अगर अपने आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, तो बहुत आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपकी चीजें डिपेंड करेंगी आपके प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सारा सिलेबस, एक बार हमें सिलेबस को शिद्दत से कंप्लीट करने की जरूरत होती है। अगर हमने एक बार सिलेबस को कायदे से कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर नोट्स बना के उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की, तो सिर्फ चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमने कैसी प्रैक्टिस करी है। और मेन चीज आपके एग्जामिनेशन में यही है, प्रैक्टिस। आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो या फिर ट्विटर हो, कोई सा भी सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट करना, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप एक मैसेज डाल दीजिए, आपको पर्टिकुलर हर एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के फॉर्मेट में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल के एस्पिरेंट है, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ऐड करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7272824365 पर। इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं, तो आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपके डाउट्स हो, आपकी क्वेरी हो, सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बच्चे आपस में हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं, और इवन वहां पर टीचर भी आपको बहुत ही डिटेल तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ आपका सॉल्यूशन मिलेगा और सभी का फायदा भी होगा। अगर स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है, ताकि आप सभी के सामने हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हर एक वीडियो से कनेक्ट होके अपने हर एक एग्जामिनेशन के करीब जा सकते हैं। 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया गया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया। अगर अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे फैला दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल्स में, हर जगह यहाँ पर इसको आप शेयर कर सकते हैं। जो हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है, किस एम के साथ हम चल रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं की जा रही है, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है, जहां पर आप सभी हमें देख पा रहे हैं
ताकि आपसे, क्योंकि यहाँ पर हर कोई इजीली अवेलेबल हो जाता है और इस प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना गया, हम कोई आपको पेड बैचेस नहीं देते हैं, हम आपको ये नहीं बोलते कि आप हमारी एप्लीकेशंस पे आओ वहां पर क्लासेस दी जाएगी। पूरा ही कंप्लीट सिलेबस जो आप बहुत महंगे महंगे पैसे देके अपने बैचेस परचेज करते हो, वहां से आपको चीजें डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने अपने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है परीक्षा जंक्शन, जहां पर आप सभी के सामने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। मेन इस मोटिव के साथ कि उन एस्पिरेंट्स जिनके पास, जो अपनी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, या तो वो अपने डिस्टेंस आने जाने का कोचिंग वगैरह का नहीं फॉलो अप कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास संसाधनों का अभाव है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी के सामने हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो आपका सिलेबस क्यों ना हो। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी कराए जाते हैं और प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9 बजे, जहां पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं विद इन टाइमर। पूरा ही कंप्लीट सिलेबस जो होता है उसी के अंदर डिस्कस जो भी चीजें होती है सब कुछ डिस्कस करके आपके सामने लेके आया जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मतलब बातचीत करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। जो हम सीखते हैं उससे हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। आपने चैप्टर सीखा, उस चैप्टर से आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब क्वेश्चंस को परफॉर्म करने की क्रिएटिविटी कैसी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने का अप्रोच कुछ और होगा, आपके सॉल्व करने का अप्रोच कुछ और होगा, आपका फ्रेंड अगर कोई सॉल्व करता है तो वो किसी और तरीके से भी कुछ अपनी क्रिएटिविटी लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी लीड्स टू द थिंकिंग। क्रिएटिविटी आती है तो हम अपने दिमाग में विचार करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। जब सोचते हैं तो हमारे पास ज्ञान भी आता है, क्योंकि थिंकिंग के प्रोसेस से ही हम अलग अलग चीजों पे, पर्टिकुलर एक चीजों पे बहुत सारे तर्क वितर्क करके चीजों को सीखते हैं, सोचते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। और ज्ञान से आप महान बनते हैं, ठीक है। और इस युग में ज्ञान तो मतलब मेनली, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा तो हम तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा मेन मोटिव है कि हमें अपने ज्ञान को अर्जित करना है, उसी ज्ञान से सीख के हमने अपने लाइफ को सक्सेस दिलाना है। और सक्सेस बढ़ के अगर हम सक्सेस हो गए तो बहुत सारी चीजें बेटर हो सकती हैं। आपके फैमिली में चीजें, या फिर आपकी फैमिली की कंडीशंस हो गई, या फिर आपके आने वाला फ्यूचर भी बहुत बेटर हो सकता है। तो अपने एजुकेशंस को, प्रैक्टिस को, अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहो, ठीक है। डे बाय डे अपने आप को प्रोडक्टिव करना है। जो आपने कल किया था उससे एक कदम आगे बढ़ के आज हमें सीखना है। अपने माइंड में बस इस चीज के थॉट के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस के बहुत ही करीब चले जाओगे। उम्मीद करती हूँ ये थॉट आपको पसंद आया होगा और आप अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जुड़ चुके होंगे। आपका पेन, पेपर, आपका कॉन्सेंट्रेशन और आपका माइंड। आइए देखते हैं आज के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हम डेली अपने लॉजिकल रीजनिंग के एक एक पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे हमने पिछले कुछ वीडियो में कोर्स ऑफ assumption, स्टेटमेंट एंड assumption, सेकंड स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, हमने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप सभी के सामने बहुत ही डिटेल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी और क्वेश्चंस को कैसे हमें ऑप्ट करना है इस चीज को सीखा था। आज के इस वीडियो में हम कनेक्टेड हैं अपने स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के टॉपिक को लेकर। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का मतलब हुआ आपका कथन और तर्क। अब यहाँ पर कथन और आर्ग्यूमेंट मतलब ये मत समझ लेना कि आपको बहस करनी है, ठीक। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें यहाँ पर बहस करनी है, बहस वाला मुद्दा नहीं है, तर्क देना है। अगर किसी एक स्टेटमेंट को लेके हमारा पॉइंट पॉजिटिव है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना रीजन देना पड़ेगा, अपना वैलिड पॉइंट बताना पड़ेगा कि क्यों मैं इस पॉइंट्स के प्रेफरेंस में हूं। अगर मुझे किसी चीज, कोई स्टेटमेंट नहीं पसंद आया, कोई कथन मुझे सही नहीं लगा है, तो मैं उसका विरोध कर भी रही हूं तो मुझे उसके पीछे रीजन पता होना चाहिए कि मैं उसका विरोध क्यों कर रही हूँ और उसके पीछे का वैलिड रीजन देना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट में बहस नहीं करना है, हमें तर्क करना है। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपने स्कूल लाइफ में
वैसे भी स्कूल लाइफ सबकी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ये जब हम बड़े होते हैं ना तो कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि स्कूल लेवल में मतलब बहुत अच्छी चीजें हुआ करती थी, वही लाइफ सबसे बेस्ट थी। तो जब हम अपने स्कूल एकेडमिक सेशन में थे तो हमारे स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन होते थे ना। अब उस कंपटीशन में एक डिबेट कंपटीशन होता था, याद आया? एक डिबेट कंपटीशन होता था जहां पर हम डिबेट कर रहे होते थे। एक जो पर्सन होता था वो हमारे किसी भी टॉपिक के ऊपर वो अगेंस्ट में रहता था, उसका विरोध कर रहा होता था, और एक पर्सन होता था उस पर्टिकुलर टॉपिक के फेवर में रहता था। तो यहाँ पर भी आपको चीजें ऐसी दिखेंगी, किसी एक कथन के बारे में उसके लिए पॉजिटिव चीज भी दिखेगी, उसके लिए नेगेटिव चीज भी दिखेगी। तो पॉजिटिव कोई पर्सन बोल रहा है या नेगेटिव कोई पर्सन बोल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें आगे बढ़ना है, कि अगर वो पर्सन फेवर में है तो उसने अपना रीजन क्या दिया है, अगर वो पर्सन अगेंस्ट में है तो उसने अपना रीजन क्या दिया है। रीजन वैलिड होने चाहिए, रीजन बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट गिवन होगा, कथन गिवन होगा, ठीक। और इस कथन में कुछ भी बोला जा सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज के, सपोज करो मेरा इस पेन को लेके ही कोई विचार रखना है तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, इस पेन की क्वालिटी को और अच्छा किया जाना चाहिए, ठीक। तो अब दो पर्सन हो गए, एक पर्सन कह रहा है हाँ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ कमियां हैं, उसने अपनी कमियों को बता दिया। एक कह रहा है नहीं करना चाहिए, ये तो सबसे बेस्ट है भाई। एक ने कहा बिल्कुल नहीं करो, ये तो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। अब हमें बताना है कि जो पहला पर्सन है उसने अपने पॉइंट सही बताए, या जो दूसरा पर्सन है उसने अपने पॉइंट सही बताए, या दोनों ने ही अपने अपने पॉइंट्स को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने रीजन के साथ प्रूफ कर दिया। तो हमें ये चीज डिफाइन करनी होती है। अब यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क गिवन होंगे, और जो तर्क का नेचर होगा वो कुछ भी हो सकता है, एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बट मिनिमम आपके एग्जामिनेशन में दो आर्ग्यूमेंट तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। अब हमें यहाँ से ये डिसाइड करना होता है ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट आपका ठोस है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट आपका कमजोर है। हमें यहां से आर्ग्यूमेंट को पढ़ के बताना है। अगर किसी पर्सन ने हाँ भी बोला है किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, किसी विचार को लेके उसने हाँ भी बोला है, लेकिन उसने अपना रीजन सही नहीं दिया, तो उसका वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उस किसी पर्सन ने किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग बोला है, भले उसने किसी चीज के लिए ना बोला है, लेकिन जो उसने अपना विचार बोला है, जो उसने अपना रीजन बताया है, वो बिल्कुल वैलिड एकदम सही बताया है, तो उस चीज को हम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मानते हैं। एग्जामिनेशन में आपका स्ट्रॉन्ग भी पूछा जाता है, वीक भी पूछा जाता है। एक्चुअली में जो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, सिलेबस है आपके एग्जाम में, आप प्रैक्टिकली लाइफ में, आप अपने रियल लाइफ में किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से अपने पॉइंट को रख पाते हो या नहीं। आप जब एक ऑफिसर रैंक में जाओगे तो अपने आप को, अपनी बातों को रखना तो आना चाहिए ना। आपके माइंड्स में थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन आप अपने टीममेट्स के साथ उन पॉइंट्स को नहीं बता पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा। तो अगर आपके अंदर बहुत अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, अप्रोचेस हैं, तो आप उसके सामने, अपने ऑफिसर के सामने, अपनी टीम्स के सामने, अपने हेड के सामने आप इतने एलिजिबल तो बनो कि अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख पाओ। तो यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में इसलिए दिया जाता है कि हम किसी भी चीज को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी प्रेफरेंस को लेकर, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर, सेंटेंस को लेकर किस तरीके से सोच सकते हैं, उस पर कैसे तर्क वितर्क दे सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजों को सही गलत बताया जा सकता है, क्या समाधान निकाल सकते हैं, कैसे पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चैप्टर्स को फ्रेम किया जाता है, इन चैप्टर्स को बनाया जाता है, और एग्जामिनर इन्हीं सब चीजों का हमारा टेस्ट लेता है, जिसको हमें क्वालिफाई करके इस परीक्षा में पास होके अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब दिलाना ही दिलाना है, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। अब जो आपके स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट होते हैं उसके साथ हमारे कुछ चीजें भी होती है। देखो हम कैसे तरीकों को सही बता सकते हैं।
जैसे आपके आर्ग्यूमेंट यहाँ पर गिवन है, आपके यहाँ पर तर्क गिवन है, ठीक। और तर्क हमारे दो तरीके के हैं। हम किस किस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं और किस किस आर्ग्यूमेंट को हम वीक बोल सकते हैं। तो देखो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट वाली कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, किस आर्ग्यूमेंट को हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं और किस आर्ग्यूमेंट को हम वीक बोल सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी चीज यूनिवर्सल है, जिसको नहीं बदला जा सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक, कोई गवर्नमेंट की बात है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग, कोई स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हमारे कौन कौन से वीक आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें भी आ सकती है। आप कोई क्या अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है, और एक आ जाता है अगर वन वे बता रखा है, अगर आपके किसी भी आर्ग्यूमेंट में बताया है दिस इज द वन वे, एक ये तरीका है किसी चीज को फॉलो करने का, किसी चीज को समझाने का, तो ये सारी चीजें हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब वीक आर्ग्यूमेंट में हमारे कौन कौन से पॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि आपके सामने तुलना कर दी जाए, कंपैरिजन कर दिया जाए, तो वो हमारा वीक आर्ग्यूमेंट होता है। नेक्स्ट, कोई भी चीज आपकी ओनली का वर्ड यूज हो जाए, ये एक इकलौता मार्कर है पूरे मार्केट में, तो ये इकलौता, दिस इज द ओनली मार्कर इन द मार्केट, तो ये गलत है, ठीक है, ये वीक कर रहा है मेरे कथन को। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस, अगर कोई अंधविश्वास की चीज बोली जाती है, तो वो हमारा स्टेटमेंट वीक कर देता है, ठीक है। कोई एम्बिगुअस चीज के बारे में बताया जाता है, एम्बिगुअस मतलब संदेह वाली चीज, जिसमें डाउट हो, संदेह पूर्ण तर्क दिया गया हो, तो वो भी हमारी चीज गलत होती है, मतलब वीक होती है। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई फ्री की एडवाइस दे रहा है ना, अगर आपको सलाह दी जाती है, तो वो भी हमारा वीक आर्ग्यूमेंट होता है। तो अब हमें स्ट्रॉन्ग कब चूज करने हैं, वीक कब चूज करने हैं, इस चीज पर ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज दी हो, स्कीम कोई बताया गया हो, अपना एक्सपीरियंस बताया गया हो, या वर्ड यूज हुआ हो वन वे, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से वीक आर्ग्यूमेंट में अगर आपके सामने कंपैरिजन, तुलना करी जाए, ओनली, दिस इज द ओनली या ओनली वर्ड आ जाए, तो वो वीक हो जाता है। सुपरस्टिशियस, कोई अंधविश्वास वाली चीजें बोली जाती हैं, तो वो वीक हो जाता है। एम्बिगुअस, कोई संदेहपूर्ण चीजें बोली जाए, तो वो वीक हो जाता है। और कभी जब एडवाइस देने की बात आए, सलाह देने की बात आए कभी भी हमारे आर्ग्यूमेंट में, तो वो भी हमारा वीक आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। तो वैसे कंपैरिजन तो वैसे होता है, आपके घरों में मम्मियां कंपैरिजन करती होंगी ना, देख उसका बेटा तो गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हो गया, तू कब करेगा, तो मम्मी को बोल देना कि मम्मी, कंपैरिजन करना कमजोर चीजों को दर्शाता है, तो आप तुलना मत किया करो, है ना, ऐसा बोलना नहीं, एक फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी आप सभी के सामने। चलिए, तो अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके का स्टेटमेंट होता है, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, हमें इस चीज को डिसाइड करना है। हमें खुद से नहीं सोचना, अगर किसी भी एक स्टेटमेंट के ऊपर कोई बात बोली जाए और मुझे अपने विचार रखना हो, तो ऐसा नहीं करना। एग्जामिनर ने हमारे सामने ये बोल दिया कि भैया आप कुछ मत सोचिए, जो सोचना है हम सोच के बताएंगे, बस आपको डिसाइड करना है कि जो हमने सोचा है वो क्या हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमें यस या नो से कोई फर्क नहीं है, यस और नो में उसने अपने पॉइंट को कितना वैलिड बताया है, कितना रीजन अपना सही बताया, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं। बाकी चीजें हम अपने क्वेश्चंस की तरफ से, क्वेश्चन के हेल्प से सीखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, ये रहा स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है आपके सामने, शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो बहुत सारे लोग ये हॉस्पिटल्स में जाके पता लगवाते हैं कि मेल
मेल बेबी बॉर्न होने वाला है या फीमेल बेबी बॉर्न होने वाली है। तो ऐसा पता लगाना, क्या इस चीज को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? तो देखो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहेगा कि हाँ बैन करना चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने हैं। उसने पहले से ही अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को रख के दिया है, बस हमें डिसाइड करना है कि जो उसका पॉइंट है वो उसने सही रखा है या नहीं रखा है। तो वो चीजें पढ़ के पता चलेंगी, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके सामने मैंने लिखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, उस स्टेटमेंट को रीड करके आप अपना आंसर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब पहले एक पर्सन है, उसने बोला कि हाँ बैन कर देना चाहिए। रीजन क्या बताया? दिस लीड टू इनडिस्क्रिमिनेटेड फीमेल पोइटिसाइड्स एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंतः सामाजिक असंतुलन होता है। डेफिनेटली अगर सिर्फ मेल मेल का जन्म होता रहे, फीमेल रहे नहीं, तो जो सोसाइटी का में बैलेंस है वो बिगड़ेगा, और फिर ज्यादा से ज्यादा फीमेल फोस्टिसाइड, जो फीमेल लड़कियां हैं उनका ज्यादातर मर्डर करवा दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या करा दी जाती है। तो ये उसने अपने पॉइंट को सही बताया, भेदभाव होता है, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाले ने क्या बोला? नो, people have a right to know about the sex of their unborn child। लोगों को ये अधिकार है कि उनका कौन सा बच्चा होने वाला है उसके बारे में वो पता लगा पाए कि मेल है या फीमेल है। ऐसा कोई राइट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है भाई। इस अर्थ पर आने का सबका अधिकार है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वी आर नॉट द राइट पर्सन टू डिसाइड कि वी वांट अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, ठीक है। हमें ये अधिकार नहीं है कि हमें लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए। आप जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू गलत बताया है। पीपल हैव अ राइट, अधिकार है क्या? ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग, सिर्फ पहला ही तर्क ठोस है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर हम आ चुके हैं। बोला गया है आप सभी के सामने, स्टूडेंट वो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, कथन में बोला गया है, शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट टू और मैनी एट प्रेजेंट। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ एक ही बच्चे को पैदा किया जाए, बाकी दो या दो से होने वाले बच्चों को प्रोहिबिटेड किया जाए? ऐसा कोई रूल आना चाहिए क्या? क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले केवल एक के लिए ही बाध्य किया जाए, सिर्फ एक ही बच्चे को बॉर्न किया जाए? तो बोला गया है आर्ग्यूमेंट में, अब हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिया है, बस हमें डिसाइड करना है सही या नहीं। तो एक पर्सन कहता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। रीजन, दिस इज द ओनली वे, ये सिर्फ एक इकलौता तरीका है टू चेक एवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बढ़ती हुई जनसंख्या का पता लगाने का सिर्फ ये एक इकलौता तरीका है। तो आपको बोला था जब भी आपके आर्ग्यूमेंट में ओनली वर्ड का यूज हो तो वो आर्ग्यूमेंट हमारा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और हमारे पास ऑप्शन में हमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बताना है। तो ये वाला तो वीक हो गया। सेकंड देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओनली वे यूज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, नहीं, इसने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? दिस इज द टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमेशा बताए कभी भी कंपैरिजन किया जाए, बोला गया कि नहीं, इस तरह का दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। तो दूसरा देश अपनाए या ना अपनाए, हमें उससे क्या लेना देना। कंपैरिजन, जब भी तुलना की जाए तो तुलना हमेशा गलत मानी जाती है, वो हमारे आर्ग्यूमेंट को वीक कर देता है, हमारे तर्क को कमजोर बना देता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, दोनों ही आर्ग्यूमेंट आपके कमजोर हो गए। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ना ही पहला स्ट्रॉन्ग है ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम आ चुके हैं। यहां पर आप सभी के सामने बताया गया है कि शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया।
क्या इंडिया में जो कोयले की खान है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? हाँ या ना बाद की बात है। अगर कोई हाँ भी बोल रहा है तो उसका रीजन क्या है, कोई ना भी बोल रहा है तो उसका रीजन क्या है, इस पे फोकस करना है हमें, ठीक है ना। देखिए तो पहला बोला गया है हाँ बंद कर देना चाहिए। रीजन क्या बताएं, द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट द लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। अगर इसी तरीके से कोयले का यूज किया जाता रहे करने लग गए तो आगे आने वाले टाइम पे जो कोयला है वो ज्यादा समय तक नहीं चलाया जा सकता है। क्या इसने अपना रीजन सही बताया है? कोल हमारा जो कोयला है, कोयला हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, हम मानते हैं। तो ऐसा है कि उस पर कंप्लीटली बैन लगा दो, कोयले की खानों पे कंप्लीटली बैन लगा दो। इसी तरीके से तो भाई पानी की भी तो कमी है। अगर पानी की कमी हो रही है तो क्या पानी भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। अब उस पानी को अगर हमने बैन लगा दिया कि पानी का यूज नहीं करना चाहिए वरना आगे आने वाले टाइम पर पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा, तो पानी पीना बंद कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। और यही चीज उसने कोल के लिए बोला है, कोयले के लिए भी बोला है कि हाँ अभी बंद कर दो क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, आगे आने वाले टाइम पे हमें कोयला नहीं मिलेगा। ये बोला जा सकता है उसके यूज करने के रेट को कम कर दिया जाए। जैसे अगर आप पहले काफी ज्यादा अमाउंट में अगर कोयला यूज किया जा रहा है तो उसके रेट को कम कर दिया जाए, जितना पहले यूज किया जाता था उससे कम अमाउंट में यूज किया जा सकता है। ऐसे हम प्रिकॉशंस को ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, ठीक। तो ये हमारा तर्क वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। दूसरा तर्क क्या बोला गया है कि नहीं करना चाहिए, नो। रीजन क्या बताए, वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, कोयले की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सच है, जो बातें बिल्कुल लाइबल है, तो उसको हम गलत नहीं कर सकते, वो आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रांग होता है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज स्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे सामने बोला जा रहा है, शुड all the slum in big cities be demolished and the people living in such slums be relocated outside the city limit। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर बसाया जाना चाहिए। बहुत बड़े शहर है जिसमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ जो गवर्नमेंट की जमीन होती है वहां पर कुछ लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल के रहना शुरू कर देते हैं और काफी टाइम से वो लोग रह रहे होते हैं। तो अब क्या डिसीजन आया है, क्या थॉट आया है, कथन आया है कि ऐसे उनके जो झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाए और उनको शहर से बाहर दूसरी जगह पे बोल दिया जाए रिलोकेट करने के लिए। पहले पर्सन ने एक का कथन है, एक का आर्ग्यूमेंट है कि हाँ ऐसा कर देना चाहिए, जो स्टेटमेंट में बोला गया है। The big cities need more and more space to carry out development activities and hence these slums should be removed। जो बड़े शहर का विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है, इसलिए इन झोपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। क्या सही बताया गया है? आप खुद ही सोचो कि सिटी के डेवलपमेंट की बात हो रही है, शहर के विकास होने की बात हो रही है, तो वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको हटाया जा सकता है, ठीक है, तो ताकि देश का विकास हो सके। तो ये हमारा आर्गुमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नो ऑल दिस पीपल विल लूज देयर होम। जो भी वो लोग हैं अपने घर को खो देंगे और अपना लिवलीहुड भी खो देंगे, हेंस दे शुड नॉट बी रिलोकेटेड, इसलिए उनको रिलोकेट नहीं करना चाहिए। इस पर्सन ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही बताया है। नहीं, ऐसा सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ये स्लम एरिया के पर्सन है, आपके जो बड़े शहर है या बड़े सोसाइटी है, उन्हीं के आसपास अपनी सब्जियां बेचते हैं, अपना डेली रूटीन उनके सोसाइटी में जाके अपने घरों में काम करते हैं, तो अपना लिवलीहुड, अपने जीवन की चीजें तो इसी तरीके से चला रहे हैं ना। अगर इन्हीं को हटा दिया जाए तो उन जो बड़ी शहर में जो सोसाइटी में पर्सन है उनका भी नुकसान है और इन बेचारों का तो है ही। तो इसने भी अपना रीजन सही बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने रीजन सही बताया है।
तो हमें यहाँ पर यस है या नो है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें देखना है कि रीजन बिल्कुल एक्यूरेट बताया जा रहा है, उसकी बात में दम है या नहीं, ठीक है, सबूत के साथ वो अपने पॉइंट को प्रूव कर पा रहा है या नहीं। तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हुआ, दोनों ही आर्ग्यूमेंट आपके स्ट्रॉन्ग है। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है, शुड देयर बी अ यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट इन कॉलेज इन इंडिया एज इन स्कूल। क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है वैसे कॉलेजेस में भी स्टूडेंट की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो तो बोल रहे होंगे कि नहीं 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 होनी चाहिए, लेकिन हमें अपने आप से डिसाइड नहीं करना, यहाँ पर उसने लिख के दिया है, इसे रीड करके डिसाइड करना है। पहला बोला गया है कि हाँ होनी चाहिए ऐसी यूनिफॉर्म। क्यों? दिस विल इम्प्रूव द एम्बियंस ऑफ द कॉलेज एंड ऑल द स्टूडेंट विल बी डिसेंटली ड्रेस्ड। इस ये कॉलेज की एम्बियंस को इम्प्रूव कर देगा। कॉलेज की एम्बियंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट की ड्रेस से क्या लेना है? आपका एंट्री गेट पे ही अच्छी चीजें नहीं है और बच्चे अंदर बहुत अच्छे वेल मैनर्ड यूनिफॉर्म में है, तो आपका एम्बियंस तो गेट से ही खराब हो गया। हाँ, इससे महाविद्यालय का परिवेश सुधर जाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने परिधान सभा में ढंग से पहने होंगे। तो ये सही पॉइंट नहीं है, ठीक है, वीक कर रहा है ये आर्ग्यूमेंट को। सेकंड पर देखते हैं, नो कॉलेज स्टूडेंट शुड नॉट बी रेजिमेंट एंड दे शुड बी लेफ्ट टू चूज देयर क्लोथ फॉर कमिंग टू द कॉलेज। नहीं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासन बंद नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर कॉलेज आने की छूट हो जानी चाहिए। फिर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये भी इस पॉइंट को वीक कर रहा है। दैट्स मीन्स हमारे दोनों ही पॉइंट वीक हो गए। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर? अगर आपको चीजें सही से क्लियर हो रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ गए हैं। बोला गया है यहाँ पर, should the oil companies be allowed to fix the price of petroleum product depend on market condition। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादकों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? जैसे मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस तय कर देना चाहिए, ऐसा कंपनी को बिल्कुल छूट दे दी जानी चाहिए क्या? पहला पॉइंट बोला गया हाँ। क्यों? दिस इज द ओनली वे, ये एक सिर्फ मात्र तरीका है टू मेक द ऑयल कंपनी कमर्शियल वायेबल। तेल कंपनियों को वाणिज्य रूप में सफल बनाया जा सकता है। ओनली वे आपका कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, एकमात्र तरीका। आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को बाउंड नहीं कर सकते, बांधा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ओनली वे इस स्टेटमेंट को बाउंड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट को वीक बनाना है, आर्ग्यूमेंट को वीक बनाया जा रहा है, ठीक। सेकंड ने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रीजन, this will put additional burden on the retail prices of essential commodities and will cause a lot of hardship to the masses। नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुददार कीमतों पे अतिरिक्त बोझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजें से आपके ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा असर पड़ता है और ट्रांसपोर्ट पे ही आपकी सारी कॉमोडिटीज डिपेंड करती हैं। आपके मार्केट में चीजें कहाँ से आ रही है, सारी चीजें आपके कन्वीनियंस में व्हीकल पे डिपेंड करेगा, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आपके कंट्री में आ रही है चीजें। तो अगर इन्हीं को अपने मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग बदल दिया जाए तो उस पर इफेक्ट तो आएगा ही, डेफिनेटली हर एक प्रोडक्ट पर इफेक्ट आएगा। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओनली सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करके, थोड़ा सोच समझ के, रीजन को जान के, पहचान के फिर अपने आंसर देने होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, शुड कैपिटल पनिशमेंट बी अबॉलिश ऑल टुगेदर इन इंडिया। क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? बोला गया है हाँ।
कंट्री बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव अबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट, क्योंकि यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया है। यूरोपियन कंट्री ने समाप्त किया है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर से तुलना हो रही है। और आपको बताया है जब भी कंपैरिजन किया जाए तो वो आर्ग्यूमेंट हमारा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो यहाँ पर तो यूरोपियन कंट्री से क्या लेना देना, तुलना हो गई ना, कंपैरिजन हो गया, तो ये आर्ग्यूमेंट आपका वीक होता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट को रीड करते हैं। नो, दिस इज द वन वे टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स व्हिच विल रिस्ट्रेन देम फ्रॉम कमिटिंग हीनियस क्राइम। नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। ये आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इज द वन वे बोला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वन वे बोला जाए वो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है, और ओनली बोला जाए वो हमारा वीक आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये एकमात्र तरीका, मतलब बहुत सारे तरीकों में से ये एक तरीका हो सकता है कि अगर मृत्यु दंड लगाया जाएगा तो बहुत सारे लोग इससे क्राइम करने से बचेंगे, क्योंकि उनको पनिशमेंट का डर रहेगा। ठीक है, तो इसने अपना पॉइंट बिल्कुल सही बताया है। ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, शुड द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 बी अलाउड टू ज्वाइन आर्म फोर्स। क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। पहले पर्सन ने बोला है कि नहीं करना चाहिए। रीजन क्या बताया, पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स डू नॉट हैव फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी टू शोल्डर सच बर्डन्स। नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। इसका पॉइंट बिल्कुल ही सही है। अगर ऐसे होता 18 साल के कम के जो होते हैं, ना ही फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ना ही उनका मेंटल लेवल इतना डेवलपमेंट होता है ताकि वो चीजों को सही से समझ सके या जान सके, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं करना चाहिए। और सही पॉइंट, सेना में भर्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। वरना अगर मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल ही क्यों उम्र दी जाती है, वोट देने के लिए आप 18 साल के बाद ही क्यों दे सकते हो। तो कुछ तो चीजें है ना साइंटिफिकली, इस वजह से ये वाला स्ट्रॉन्ग हमारा आर्ग्यूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड बोला गया है, यस दिस विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप सच आर्म फोर्स विच विल सर्व द कंट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब 18 से पहले उनको ज्वाइन करवा देना चाहिए, क्योंकि यह ऐसे सैनिक को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। यहाँ पर देश की सेवा करना लॉन्ग टर्म, वैसे भी आर्मी में कोई लॉन्ग टर्म तक की चीजें नहीं होती है। इसी तरीके से आपका अग्निवीर लेके आया गया था 5 साल 6 साल, इतनी ही आपकी जॉब करने की लिमिट होती है। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वीक कर रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट को। तो ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। और हमारा इसका क्या आंसर होने वाला है एक बार रीड करते हैं। बोला क्या जा रहा है स्टेटमेंट में, should all the surrogate advertisement released by the companies manufacturing tobacco product be banned। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगा देना चाहिए। मतलब जो तंबाकू बनाने वाली कंपनियां हैं वो एडवर्टीजमेंट करती हैं, उसके ऊपर बैन लगा दो। जो भी वो प्रचार प्रसार कर रही है उस चीज पर बैन लगा देना चाहिए। रीजन क्या बताया गया है, पहला पर्सन आर्ग्यूमेंट बोला गया है कि हाँ बैन लगा दो। क्यों, दिस इज द ओनली वे। ओनली वे आते ही आप आंख बंद करके आर्ग्यूमेंट को वीक बता सकते हो। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र तरीका है लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए। तो एकमात्र, केवल, ओनली वे। अगर ये वन वे होता तो सही होता, ओनली वे है तो हमारा वीक हो गया। ठीक, नेक्स्ट, नो, नहीं करना चाहिए ऐसा। These companies spend a lot of money for preparing this advertisement and hence they should not be banned। नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती है, इसलिए इन पर रोक नहीं लगाने चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है तो चाहे आप जहर पिला दो लोगों को,
खुद सोचो, अगर एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया जा रहा है तो कुछ भी गलत सलत थोड़ी ना किया जाएगा। तो ये भी हमारे आर्ग्यूमेंट को वीक करता है। ठीक, दोनों ही आर्ग्यूमेंट हमारे वीक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ना तो तर्क ए और ना ही तर्क दूसरा ठोस है। क्लियर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारे क्वेश्चंस का, should the reservation of job for weaker section of the society be extended to the private sector also? क्या निजी क्षेत्र में भी कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब की जब वैकेंसीज आती हैं तो जो वीकर सेक्शन है, लोअर सेक्शन कास्ट के जो लोग हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन हैं। तो क्या ऐसा ही प्राइवेट कंपनी को भी कर देना चाहिए क्या? अब हमें नहीं अपना पॉइंट रखना है कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है, बस हमें डिसाइड करना है। पहला बोला गया है नहीं करना चाहिए। The management of the private sector undertaking would not agree to such compulsion. ऐसे कंपल्सन के लिए जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र का प्रबंध इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ ऐसा कर दो, क्यों? दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सही है, चीजों को लाइबल दिख रही है, उस चीज को हम हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बताएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है अगर ऐसा हो जाए तो यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगी। डेफिनेटली अगर ऐसा किया जाएगा तो वीकर सेक्शन लोगों को लिए भी प्रॉफिट होगा। तो इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही बताया है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ चुके हैं। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। Should liquor companies be held liable for alcohol related accident caused by the under youth? क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? जो कम उम्र के बच्चे हैं वो शराब से जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो क्या इन सब चीजों का रीजन, ये घटनाएं होने का जो रीजन है वो सिर्फ शराबी कंपनियां हैं, लिकर कंपनीज हैं क्या? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट बोला जा रहा है हाँ, दे डू नॉट एडवर्टाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। वो शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देते हैं। तो ये गलत है। साफ साफ विज्ञापन दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट दिया होता है, उनपे स्पेशली मेंशन रहता है कि आप ऐसे करते हो तो आपके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होने वाले हैं बॉडी पर। तो इसने अपना पॉइंट को गलत बताया है। डू नॉट एडवर्टाइज, एडवर्टाइज नहीं करते बल्कि वो कर रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है। सेकेंड, नो फेक आइडेंटिटी कार्ड एंड लाइसेंस आर इजिली अवेलेबल टू द यूथ अलाउइंग देम टू ऑब्टेन अल्कोहल। बिल्कुल सही है, ये सच है, इसको आप बदल ही नहीं सकते। ऐसा हो रहा होता है, इवन हो भी रहा है हमारी कंट्री में। क्या नहीं, जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं जिससे युवाओं को शराब मिल जाती है। तो इसका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक था। ओनली सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के पास हम आ चुके हैं। यहां पर बोला जा रहा है आप सभी के सामने, देयर शुड बी अ लेजिस्लेशन टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन प्रोवाइड मेंटेनेंस टू देयर एजिंग पेरेंट्स। क्या ये सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दे? तो ऐसा कोई लॉ आना चाहिए ताकि जो पेरेंट्स को, जो उनके बच्चे हैं, उनकी ओल्ड एज में कुछ पैसे दे। ठीक है, इसके लिए लॉ बनाए जाने चाहिए। तो एक पर्सन ने कहा हाँ लॉ बनना चाहिए। रीजन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एज पेरेंट्स बाय देयर इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। हाँ, बूढ़े माता पिता की उनकी नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या का परिणाम बढ़ रहा है। आप देख भी रहे हो ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज ऑर्फेनेज है, जहां पर हमें ऑर्फेनेज है, ओल्ड एज
जहाँ पर आश्रम वगैरह हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग अपने जॉब की तरीके से, जॉब की वजह से या जो भी उनका पर्सनल इशू हो, अपने पेरेंट्स को वहां पर रखे आते हैं वृद्ध आश्रम में और खुद अपना लाइफ जी रहे होते हैं, उन्हें पेरेंट्स से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल चीज है, ऐसी चीजें चल रही हैं देश दुनिया में। ठीक, नेक्स्ट में बोला गया है नहीं, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस लेजिस्लेशन विल बी टू मच। अगर हम लॉ को लेके आते हैं तो उस लॉ को लाने में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, तो नहीं लेके आते हैं। तो क्या ये पॉइंट सही है? अगर लॉ लाने में, कानून लाने में पैसा खर्च हो रहा है तो वो लॉ लेके ही नहीं आना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। तो हमारा यहाँ पर ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है आप सभी के सामने, शुड द फंडिंग फॉर नेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स बी डाइवर्टेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द पुअर। क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधन कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? जो भी नेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है उसको, जो गरीबों का जो भी फंडिंग आ रही है वो गरीबों के खर्च में पैसा लगा देना चाहिए। एक ने बोला है हाँ, आवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज। फिर से कंपैरिजन हो गया कि जो हमारा स्पेस रिसर्च का बजट है वो दूसरे कंट्रीज से कम है। और आपको बताया हमेशा कंपैरिजन वाली आर्ग्यूमेंट आपके आर्ग्यूमेंट को कमजोर बना रहे होते हैं, वीक बना रहे होते हैं। ठीक है, सो वी कैन नॉट कम्पीट विद दैम, हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। एंड हैंस इट कैन बी पुट टू बेटर यूज इन अ स्कीम टू बी बेनिफिट द पुअर। तो ये आर्ग्यूमेंट हमारा गलत, वीक होता है, गलत नहीं मतलब कमजोर कर रहा है। नेक्स्ट, नो communication satellites helps to provide services like telemedicine so people in rural area can get access to the best professional advice। ये पॉइंट सही है नहीं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आज की दुनिया में, गांव में बैठा हुआ इंसान भी फोन पे घंटों बातें कर पा रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि स्पेस रिसर्च की वजह से जो आपकी ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है, इसकी वजह से। तो ये रीजन आपका बिल्कुल सही बताया गया है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। अगेन ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? किसी को डाउट? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में बिना किसी हिचकिचाहट के आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला गया है यहाँ पर, should the government force private broadcasters to share coverage of international cricket matches involving the national team with government owned national network? क्या सरकार को निजी प्रशासकों पर उन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की जिम्मे राष्ट्रीय टीम शामिल हो के कवरेज को सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीयकरण नेटवर्क के साथ शेयर करने पर बाधित करना चाहिए? एक पर्सन ने कहा यस, पीपल विदाउट एक्सेस टू सैटेलाइट टेलीविजन कैन गेट टू सी देयर नेशनल टीम प्लेइंग इन मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। हाँ, जो लोग सैटेलाइट से जुड़े लोग टेलीविजन नहीं देख पाते हैं, वे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में राष्ट्रीय टीम को खेलते हुए देख सकते हैं। मतलब जो टेलीविजन पे अपने शोज को नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो अपनी चीजों को कहां पर राष्ट्रीय टीम को खेलते हुए टूर्नामेंट को देख पाते हैं। डेफिनेटली किसकी वजह से? सैटेलाइट की वजह से। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल स्ट्रांग होता है। सेकंड बोला गया है नो, प्राइवेट ब्रॉडकास्टर विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले पाओगे? प्राइवेट ब्रॉडकास्टर कभी नहीं। ठीक है, ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। अगेन ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, शुड लॉस इंकरिंग गवर्नमेंट एयरलाइंस बी मर्ज इन अ सिंगल एंटिटी। क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइंस को विलय करके उन्हें एक इकाई बना देना चाहिए? मतलब जो गवर्नमेंट एयरलाइंस है, जो उनके अंदर घाटा हो रहा है, उनको उठा के आप मर्ज कर दो किनके? प्राइवेट एयरलाइन वालों के साथ। ऐसा करना चाहिए। अब हमें देखना है हाँ या ना।
तो पहले पर्सन ने बोला है कि हाँ, द मर्जर विल पुअर देयर रिसोर्सेज अलाउइंग दैम टू एक्सपेंड देयर सर्विस एंड बी मोर कॉम्पिटिटिव विद प्राइवेट एंड फॉरेन एयरलाइंस। हाँ, विलय से मतलब मर्जर करने से उनके संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी सेवाएं बढ़ जाएंगी। डेफिनेटली जब दो चीजों का मर्जर होता है तो प्रॉफिट तो दिखता ही दिखता है हमें, और वे निजी और फिर वे विदेशी एयरलाइन से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। फिर जब अगर हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक गवर्नमेंट सेक्शन वीक जा रहा है तो प्राइवेट के साथ मर्ज कर देंगे तो अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, और अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएगी तो हम फॉरेन एयरलाइन से चीजों को अपने बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नो, द मर्जर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब। कभी ऐसा होता है कि मर्ज करने से चीजों को लॉस लेके आया जाएगा, तो मर्ज क्यों किया जाएगा? आपने देखा होगा बहुत सारे बैंक को मर्ज कर दिया गया, लॉस होता तो मर्ज क्यों किया जाता? तो इसका वीक आर्ग्यूमेंट है। ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। बोला जा रहा है, कथन है, शुड द एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज इन इंडिया बी गिवन ओनली ऑन मेरिट विदाउट एनी कंसेशन टू एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर दिया जाना चाहिए? जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने हैं तो जितने उनके मार्क्स है, जितने उनकी मेरिट लिस्ट है, सिर्फ उसी के बेस पे उनको एडमिशन देना चाहिए और कोई कंसेशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, बोला गया है हाँ ऐसा करना चाहिए। रीजन क्या है? दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल। ये प्रोफेशंस की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, एंड एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली। और इस तरीके से वो कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। क्या मेरिट पे एडमिशन देने पे कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है? आप खुद ही सोचो। तो ये तो आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट बोला गया है, नो, दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। नहीं, इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जिसके पास फाइनेंशियल चीजें सही नहीं है, वो तो इस प्रोफेशनल कोर्सेज का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। तो इसने अपने रीजन को बिल्कुल सही बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, रीजन के साथ, क्योंकि बहुत जो वीकर सेक्शन और बैकवर्ड सेक्शन के स्टूडेंट हैं वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसने अपने पॉइंट्स को बिल्कुल सही बताया, ऐसा हो भी सकता है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं। बोला जा रहा है, should the state government be allowed to retain major share of the central taxes collected in the respective states? क्या राज्य सरकार संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए? मतलब जो राज्य सरकार, जो सेंट्रल, देखो आप किसी भी प्रोडक्ट पे दो तरीके के टैक्स देते हो, एक सेंटर केंद्र सरकार से रिलेटेड और एक स्टेट से रिलेटेड जीएसटी। एक होता है स्टेट जीएसटी और एक होता है आपका सेंट्रल जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। एक स्टेट को दिया जाता है और एक सेंट्रल को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो राज्य सरकार संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब राज्य सरकार के पास ज्यादा जाए और स्टेट के पास वो राज्य सरकार के पास चीजें ज्यादा हो। मेजर शेयर सेंट्रल टैक्सेस इन रिस्पेक्टिव टू स्टेट, केंद्र के पास ज्यादा होना चाहिए और राज्य के पास कम होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो आर्ग्यूमेंट बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन क्या बताया गया है, the central government should receive the major share as the most of the development program are funded by the central government। ऐसा तो कहीं भी डिफाइंड नहीं है ना कि प्रमुख हिस्से केंद्र सरकार को मिलन चाहिए, क्योंकि ज्यादातर विकास कार्यक्रम को निधि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इनके काम पहले से ही डिसाइडेड है, तो किसके पास कितना टैक्स है पहले से ही ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हमारे पास इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, इसने कुछ भी वैलिड रीजन नहीं दिया, तो ये वीक आर्ग्यूमेंट होता है। नेक्स्ट, यस, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास शॉर्ट्स ऑफ फंड्स होते हैं एंड दे बैडली नीड मोर फंड, और उनको बहुत बुरी तरीके से जरूरत है फंड्स की। तो इस चीज की भी कोई भी वैलिड रीजन नहीं है।
आपके दोनों ही आर्ग्यूमेंट वीक होते हैं, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर शुड ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक बी इमीडिएटली मर्ज विद पब्लिक सेक्टर बैंक। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जैसे आपका कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये सबको मर्ज कर देना चाहिए प्राइवेट बैंक में। एसबीआई हो गया, आरआरबी के बैंक्स हो गए, कैनरा बैंक, ये सब इनको मर्ज कर देना चाहिए। प्राइवेट बैंक को कमर्शियल वो पब्लिक बैंक से मर्ज कर दो। आर्ग्यूमेंट बोला गया है नहीं, द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड हेंस दे शुड नॉट बी मर्ज। वो जो प्राइवेट बैंक है वो बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं, इसलिए उनको मर्ज नहीं करना चाहिए। लाभ क्या गवर्नमेंट बैंक नहीं होता? गलत। ठीक, नेक्स्ट। Yes, this will safeguard the hard-earned money of the customer and their interest will be secured. हाँ, इससे ग्राहकों को मेहनत से कमाया हुआ धन सुरक्षित हो जाएगा और उन्हें निहित सुरक्षित रखेंगे। आप बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, बैंक सिर्फ सेव करता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं देता है। ठीक है ना? तो आपके दोनों ही आर्ग्यूमेंट फिर से वीक होते हैं। डी, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Should the in charge of all the police station in the country be transferred every 2 year? क्या देश के सभी पुलिस थानों के प्रभारी को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए? जितने भी पुलिस हैं उन सबको 2 साल में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। तो बोला गया है नहीं करना चाहिए। दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैजल एंड विल ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को असुविधा होगी, जो हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको भी असुविधा होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे असुविधा हो या नहीं हो, कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जो काम है वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यस दिस इज द ओनली वे, ये एकमात्र तरीका है टू इरेडिकेट द नेक्सस बिटवीन पुलिस ऑफिसर एंड एंटी सोशल एलिमेंट। ओनली वे आर्ग्यूमेंट को वीक करता है। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। बोला जा रहा है शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? पूरी तरीके से आपको पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का यूज ना हो, कंप्लीट बैन लगा दो। बोला जा रहा है यस। फिर से दिस इज द ओनली वे टू सेव द अंडरग्राउंड वाटर को बचाने के लिए ये एकमात्र तरीका है, सिर्फ इकलौता तरीका है फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड विद द डेंजरस केमिकल। तो ओनली वे यहाँ पर यूज हुआ तो इसी ने इस चीज को वीक बना दिया। सेकेंड, नो दिस विल एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड पेस्ट विल डैमेज द क्रॉप्स। डेफिनेटली ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालेगा और पेस्ट क्रॉप्स को डैमेज कर देंगे। डेफिनेटली हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शुड लेबर रिफॉर्म बी इमीडिएटली इंट्रोड्यूस इन इंडिया। क्या भारत में श्रम सुधार, जो लेबर है, लेबर रिफॉर्म करना चाहिए, को तुरंत लागू किया जाना चाहिए? बोला गया है यस, करना चाहिए। रीजन, दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन ऑल द सेक्टर। सभी सेक्टर की में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इन जनरल एंड इन पब्लिक सेक्टर इन पर्टिकुलर। तो डेफिनेटली लेबर में सुधार होगा तो इन सब चीजों में तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम, नो मैनी अदर कंट्रीज हैव नॉट इम्प्लीमेंट दिस सो फार। बहुत सारी कंट्री ने ऐसा इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। फिर से कंपैरिजन आ गया दूसरे कंट्री से, तो ये आर्ग्यूमेंट को वीक बना देगा। ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बोला जा रहा है should parents invest as much in educating their daughters as much as they spend on the educating their son? क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही निवेश करना चाहिए जितना वे अपने बेटे को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? मतलब जो अपने बेटे के ऊपर जितना पैसा लगाया जा रहा है उतना बेटे के ऊपर दोनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा एक स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट बोला गया है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है?
almost all the data points of the fact that boys वे आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स? ऐसा कहां पर आपके सामने कोई रीजन है, कहीं प्रूफ है कि बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं गर्ल्स से? नहीं, तो ये इस आर्ग्यूमेंट को वीक बना चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नो दो गर्ल्स में भी इंटेलिजेंट, पेरेंट्स हैव टू कीप मनी असाइड फॉर देयर मैरिज। हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो फिर भी उनके लिए पैसे बचा के ऐसे रखने चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये भी आर्ग्यूमेंट को वीक बनाता है। ओनली नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बोला गया है, शुड ऑल द बैंक्स इमीडिएटली बी आस्क्ड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन इन इंडिया। जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं उन सभी को बोल दिया जाना चाहिए कि आप अब अपने ऑपरेशन जो भी आपका काम है आप इंडिया में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? नो दिस विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली बैंकों से इफेक्ट आता है, तो ठीक है। दूसरा बोला गया, दिस इज द ओनली वे टू मेक द इंडियन बैंक सर्वाइवर एंड प्रॉस्पर। सर्वाइव करने के लिए और इंडियन बैंक को प्रॉस्पर बनाने के लिए सिर्फ ये एकमात्र तरीका है, दिस इज द ओनली वे। तो ओनली वे आते ही आर्ग्यूमेंट को वीक बनाया गया। ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शुड अ क्रिकेट टीम हैव मोर देन वन कैप्टन ड्यूरिंग अ मैच। एक मैच के दौरान क्रिकेट टीम में एक से ज्यादा कैप्टन होने चाहिए। बोला गया है नो, वन नीड टू मेक डिसीजन ऑन द स्पॉट and there won't be time to resolve conflict idea between the captain on the field if such scenario emerges। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेंगे, दोनों एक पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्प्यूट झगड़े भी कर सकते हैं। तो इसने अपना रीजन सही बताया कि हाँ ऐसे सिचुएशंस पॉसिबल हैं तो नहीं करना चाहिए, एक टीम में दो कैप्टन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है, यस इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर ब्रेन कमिंग टू एन अंडरस्टैंडिंग बिफोर टेकिंग एन डिसीजन। तो ये आर्ग्यूमेंट को वीक बना रहा है। ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, शुड गर्ल्स लर्न आर्ट लाइक जूडो एंड कराटे। क्या लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए? तो पहला पॉइंट बोला गया है कि हाँ, इट विल इनेबल देम टू डिफाइन देमसेल्फ फ्रॉम रजेस एंड रफियंस। यह उन्हें बदमाशों और गुंडों से खुद को परिभाषित करने में सक्षम बनाएगी। डेफिनेटली अगर ये स्किल रहेगी तो इनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया है नहीं करना चाहिए, दे विल लूज देयर फेमाइन ग्रेस। क्या जूडो और कराटे सीखने से जो फेमाइन ग्रेस है, जो एक लेडी का लुक अपीयरेंस होता है, वो सब खत्म हो जाएगा? तो ये आर्ग्यूमेंट को वीक बता रहा है। ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आर्ग्यूमेंट खत्म होता है। दैट्स मीन्स आर्ग्यूमेंट चैप्टर खत्म होता है आपका। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, सब कुछ देखा। अभी एक टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सिलॉक्स वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं, जिसमें हमें चीजों को तर्क वितर्क और साथ ही साथ कुछ इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम हर एक जगह। इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमाइज करना है, आपको हर जगह शेयर करना है ताकि इसकी रीच हर जगह पहुंच पाए उन एस्पिरेंट्स के पास जो रियलिटी में नीडी हैं। हमारा परीक्षा जंक्शन का प्लेटफॉर्म मेनली इसी मोटिव के साथ बना है कि जो स्टूडेंट अपने कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक ये सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक वे तक से पहुंचे और वो यहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले पाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना है ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, सारी चीजें आप अपडेट रहे और कनेक्टेड होके वहां से सीख के अपने गवर्नमेंट जॉब के और सिलेक्शन के पास जा पाए। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, वहां से जाके आप क्लिक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं। आपको इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं 7272824365 तो आपको पर्टिकुलर हर एक बैच के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो आप
रेलवेज के एस्पिरेंट हो, चाहे आप वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के एस्पिरेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस नंबर पे अगर आप ऐड करते हैं तो हम आपको पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर आप अपना डिस्कशन, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने बहुत सारे डाउट्स बहुत ही सिस्टमैटिक वे से डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू क्लास एंड ब्लेसिंग्स।